Bismillah. Hello, everyone, and welcome to the Take Two edition of Behind the Curtain, a fast forward approach into the discussions of our ever-growing Choti C media industry. My this week's guest is a notable figure who's probably given his all to the entertainment sector for over 3 decades. An integral businessman from having his own clothing line to capturing the fast-paced world of modeling to being an actor and also a producer. It is safe to say that the prolific yet versatile individual has managed to stay afloat and become a household name within the versions of Pakistani media industry. He really needs no introduction. However, I find it useful to talk briefly about his projects and give him that accolade he receives. And he's given a lot to the industry. He's contributing massively, and he's ensuring that the industry grows at a very fast pace. Being clearly seen lots of dramas right now, been seeing lots of shows, and very, very vocal about everything. I think he's a fine name of the industry. He's a genuine human being who believes in thorough professionalism and ethical values. Ladies and gentlemen, I have with me Ejaz Aslam. Ejaz bhai, assalamu alaikum. कैसे हैं आप ठीक ठाक? Walaikum assalam. Thank you for such a lovely introduction. नहीं नहीं, दिस इज लीस्ट आई कुड डू. कैसे हैं मैं आप ठीक वैसे हैं? तो बिल्कुल ठीक ठाक. वैसे तो मैं काफी कभी कभी बहुत ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि फिर लोग बोलते हैं तुम बहुत बोल रहे हो, उसको थोड़ा माइक्रो रखो, तो मैंने छोटा सा कम कर दिया. बट देन अगेन, यू आर अ हाउस होल्ड नेम. आई डोंट थिंक Thanks a lot. देयर इज नो वन हू डजंट नो यू. कैसा टाइम गुजरा आपका एजाज भाई कोविड के टाइम पे? कोविड का टाइम जो मुश्किल टाइम था वो तो गुजर गया और वो मोस्टली घर पे ही गुजरा सही. और सिंस यू नो इट्स अ सोशल मीडिया इंटरनेट वर्ल्ड दीस डेज पे एक्टिव था. जी. सोशल मीडिया से बहुत सारे काम चल रहे थे, वो कर रहे थे हम लोग घर पे बैठ के सब लोग. और बस जैसे ही फिर लॉकडाउन खत्म हुआ तो हम लोगों ने फिर हमारे जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे वो स्टार्ट हो गए और उनकी शूट्स के ऑन एयर भी हो गई, साथ सारे ऑन एयर हो गए और सबकी सही. शूट्स स्टार्ट हो गई. तो वो थोड़े से अभी 1-2 महीने जो गुजरे ना, दे वर लाइक रियली रोलर कोस्टर टाइप सीन था. बहुत ज्यादा भाग दौड़. ये अब मैं आप यू वर ट्राइंग टू गेट इन टच विद मी, तो वो मैंने फिर बताया था कि ये डेट्स हैं कि उसमें मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ. So finally some relaxation time before the new project starts. तो एक थोड़ा सा आपको unwind करके फिर start करना होता है. So that's about it. ठीक है. अच्छा एजाज भाई, ये है. अब being a household name of the industry, being having your clothing line, being a designer, being a model, being an actor or producer, मैं अगर आपसे पूछूं, आप अपने आप को किस तरह डिफाइन करेंगे? What exactly are you as professionally? यार मुझे जो चीज जिस चीज को मैं एंजॉय करता हूँ वही काम मैं करता हूँ. और जब मुझे मजा नहीं आ रहा होता तो फिर मैं वो चीज छोड़ देता हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड डू इट विद अ पैशन एंड आई शुड एंजॉय वट एवर आई एम डूइंग. तो ये जो सारी चीजें हैं, मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट किया था. सो आई रियली एंजॉयड मॉडलिंग एट दैट टाइम. और वो यूं कह रहे हैं दैट्स माय फर्स्ट लव. तो मॉडलिंग का अभी भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बहुत शौक से और बहुत पैशन से करता हूँ. बड़ा मजा आता है मुझे. स्पेशली जो रैम्प है ना, दैट वाज माय फेवरेट आउट ऑफ मॉडलिंग में जितनी भी चीजें होती हैं, उसमें रैम्प वाज द बेस्ट एंड आई रियली एंजॉयड. तो अभी भी अब शो स्टॉपर के लिए लोग बुलाते हैं तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं जरूर करता हूँ. फिर उसी तरह मैं एक्टिंग में आया तो शुरू में आपको बहुत चीज़ों का पता नहीं होता, सीख रहे होते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई एकेडमीज नहीं है या कोई सिखाने वाला नहीं है. तो फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छे अच्छे सीनियर्स लाइक तलत हुसैन मिले और बहुत सारे सीनियर्स एक्टर मिले, सीनियर एक्टर्स मिले. तो उनके साथ काम करके उनको बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया और उनसे चीज़ें पूछी भी और उन्होंने बताई भी. स्पेशली तलत साहब ने तो बहुत बहुत पसंद भी करते थे मुझे और अब भी उनसे जब भी मुलाकात होती है बहुत प्यार बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारा भी उनसे ऐसा ही प्यार है, मेरा फैसल का. तो उनसे बहुत सीखने को मिला. फिर इस तरह टाइम के साथ साथ अपने आप को आप इवॉल्व करते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं, यू डू डिफरेंट रोल्स. अब ये होता है, अब इस स्टेज पे आके ये होता है कि यार अब इससे ज्यादा चैलेंजिंग चीज आए, अब इससे बढ़ के आए तो और मजा आए. सो यू नो वो इस चीज की क्रेविंग कभी खत्म नहीं होती. सो इट गोज ऑन एंड ऑन. और जो मेरा फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस था वो मैंने बीच में रोक दिया था फॉर सम रीजंस. आई गॉट इनटू यू नो
मेरे बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप्स गलत हो गई थी मुझसे, अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से मुझे उसे रोकना पड़ा था। तो अब आई एम वर्किंग ऑन माय ब्रांड एजाज असलम, इंशाल्लाह वेरी सून यू विल सी, जिसमें बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिसमें मैंने इतने जब भी मैं कोई अपनी पोस्ट लगाता हूँ तो मुझे लोग यही नीचे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट, हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ एंड हाउ डू यू लुक गुड एट दिस एज, एंड वो इस तरह के ही मुझे सवाल आ रहे होते हैं। सो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। माय हेल्थ रूटीन हैज, माय लाइफस्टाइल, माय healthy habits, you know, I've always been focusing on that। मेरी डाइट कैसी हो, मेरा हेल्थ रिजीम, मेरा जो सारी फिटनेस का है वो जितना भी रूटीन होता है वो किस तरह का हो। सो मैं उस पर बहुत रिसर्च करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली भी मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ अपना रिसर्च किया है। सो वो सब मैंने अपनी स्किन के ऊपर, लोग बोलते हैं आप क्या ऐसी चीजें लगाते हैं, कोई बोटॉक्स करवाया हुआ है, कुछ कराया हुआ है, कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक जरूरत पड़ी। नेचुरल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं मैं उसी पे बिलीव करता हूँ। नेचुरली जो चीज़ आपकी बिल्ड हो रही है आपकी स्किन के अंदर वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप आर्टिफिशियल चीज़ इंसर्ट करवाएं अपने फेस में स्पेशली या स्किन में। तो मैं ऑयल्स और ये इस तरह की चीज़ें ही हमेशा पे यूज़ करता रहा कि जो है ताकि स्किन ठीक रहे। तो अब मैं उसी की एक हर्बल रेंज पे भी काम कर रहा हूँ। तो सो आई एम वेरी सून लॉन्चिंग एंड ब्रिंगिंग all my research work of those years, जिसके अंदर मैंने वो सब अपने ऊपर चीजें अप्लाई की, उसका देख लिया कि क्या रिजल्ट होता है, वो उन फॉर्मूलाज को एक्यूमुलेट किया और डिफरेंट चीजें हैं उसको मैं लॉन्च करूंगा वेरी सून विद माय क्लोथिंग ब्रांड एज वेल, जिसको रिज्यूम करूंगा मैं। सो इट विल बी एन ऑनलाइन थिंग, एनीबडी कैन बाय इट। सो दिस इज द प्लान। चले बेहतरीन है भाई। ये तो मतलब कि आप तो ऑलराउंडर बिजनेसमैन है। आप किस तरह टाइम डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन एक्टिंग, प्रोडक्शन, मॉडलिंग, क्लोथिंग लाइन, नाउ हर्बल लाइन? इज इट इजी? इट्स नॉट इजी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज द नेम ऑफ द गेम। सो उसको टाइम मैनेज ऐसे किया जाता है कि ऑफिस एक मेरा जो रूटीन होता है, मैं अर्ली अपना डे स्टार्ट करता हूँ। सो व्हेन आई स्टार्ट माय डे अर्ली तो मुझे काफी टाइम मिल जाता है। शूट्स हमारी स्टार्ट होती हैं 11-12 बजे। सो आई स्टार्ट रियली अर्ली, तो मेरे पास सुबह का टाइम होता है। फिर आजकल फोन के ऊपर मोस्टली सारे काम होते हैं, तो फिर एक टीम बन जाती है। सो आई बिलीव इन टीम वर्क। तो जब मैं अपनी टीम हूँ तो फिर मैं उनके साथ राब्ते में होता हूँ। हर चीज जहाँ मैं हूँ वहाँ कोशिश करता हूँ वहाँ मंगवा लूँ, जाके देखना पड़े चीज़ों को लोकेट करने की। इनिशियली जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो रनिंग अराउंड करनी पड़ती है। उसके बाद जब सिस्टम सेट हो जाता है, टीम बन जाती है, तो फिर सब बन के जहाँ मेरी ज़रूरत होती है वहाँ मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो अभी मैं 2-3 महीने से कंटिन्यूसली शूट कर रहा था, तो अब मैंने कुछ दिन का ब्रेक लिया है। इसमें मैं सारी चीज़ें अपनी लाइनअप कर दूंगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा और सिस्टम बन जाएगा। तो फिर उसके ऊपर वो सिस्टम मैं चलाता रहूंगा खुद मॉनिटरिंग करके। सो दैट्स हाउ आई हैव ऑलवेज वर्क। तो अभी भी इंशाल्लाह यही इरादा है। सो आपको टाइम मैनेजमेंट एंड सिस्टम डेवलप करना पड़ता है ताकि साथ सारी चीजें चलती रहें। और मुझे शौक है बहुत बिजनेस का और ब्रांड और ये सारी चीजें जो खुद अपने आप से एसोसिएटेड हो। सो इफ आई वर्क विद एनी ब्रांड, मेरे साथ इस वक्त ब्रांड एसोसिएट होंगे कुछ, और तो मेरी होती है कि आपको फायदा हो। सो यू नो इट्स अ म्यूचुअल थिंग फॉर एवरीवन। सो फिर जो चीज करता हूँ उसको फिर सही तरीके से करता हूँ। ऐसे ही लूज एंड छोड़ के काम करने का फायदा नहीं है। आप उसको प्रॉपर करें, जो भी चीज करें, तो फिर फायदा होता है। सो दैट्स हाउ माय थ्योरी वर्क्स। फैंटास्टिक है भाई। आपकी काफी लाइफ काफी बैलेंस्ड है व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म। अब क्योंकि मेरा वास्ता रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ, तो आई एम वेरी वेरी क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू लॉट्स ऑफ इश्यूज। एज एन एक्टर अगर आपसे मैं पूछूं, आपको एक्टिंग इंडस्ट्री में कौन से इश्यूज नजर आते हैं, और अगर इश्यूज नजर आते भी हैं उनको फिक्स कैसे किया जाए, कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी सीनियर एक्टर लाइक यू, एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर? मुझे हमारे यहाँ की जो प्रोडक्शन है उसमें एज सच इश्यूज जो हैं अभी, जो एज एन एक्टर एक क्रेविंग होती है ना आपकी, वो मुझे यूं लगता है कि हम अभी
जो हमारा एक फॉर्मूला ड्रामा है, हम उसी के अंदर अभी तक फंसे हुए हैं, जबकि इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत डिफरेंट किस्म का हो चुका है, डिफरेंट पोर्टल्स लाइक अमेजोन, नेटफ्लिक्स एंड अदर्स। तो ये सब एक बहुत ही हर 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 सब्जेक्ट के ऊपर आपको कंटेंट मिलेगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ अभी एक कई सालों से चल रहा है और हम उस जो बबल है उसके अंदर से निकल नहीं पाते। कभी कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट करने की सोच रही है तो क्या होता है कि जो फॉर्मूला स्टोरीज हैं हमारी, तो फिर लोग वापस उस पर आ जाते हैं कि यार तो इसी पे आ रही है, तो फिर इसी चीज को वो कंटिन्यू होता जा रहा है। तो somehow somebody has to bring the change. Somebody big, some big channel, somebody big in the industry has to bring this change, ताकि लोगों को आप जब दूसरी चीज दिखाएंगे, शुरू में मुश्किल होगी, तो लोगों को पता लगेगा ना कि हम ये भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक्शन पे काम नहीं होता, हमारे यहाँ मिस्ट्री पे काम नहीं होता, हॉरर पे बहुत कम काम है, होना आप शुरू हुआ है। हमने उसकी वजाहत डाली थी, दिल नवाज एक ड्रामा बनाया था मैंने अपनी प्रोडक्शन हाउस से, उसके बाद काफी ड्रामे बने। तो और इस तरह रोमांस हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, मिस्ट्री तो बिल्कुल ही नहीं होती ना, मिस्ट्री और एक्शन, तो ये एरियाज मिसिंग हैं। यंगस्टर्स, हमारे टीनेजर्स, उनको देखना होता है ये सब चीजें। इसलिए हमारी जो यंग जनरेशन है बहुत ज्यादा ड्रामों की नहीं है, वो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और इसी के ऊपर अमेजोन, इस पे जो कंटेंट है वो उनको मिल जाता है, वो लोग देखते हैं। तो हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल काम करने की इस वक्त शदीद जरूरत है, और एज एन एक्टर आई क्रेव फॉर दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क। और एक मुझे नजर आता है, तो उससे हम ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, या हम हमारी प्रोडक्शन वैल्यू या क्वालिटी हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। हमारे पास एक से एक डायरेक्टर हैं, एक से एक राइटर, सारे टॉप ऑफ द लाइन काम करने वाले। मौका तो मिले उन्हें, हम अप्रूव। तो यंग हमारी जनरेशन जो एक्टर्स थी, उसमें भी बहुत फाइन एक्टर्स हैं, जो पुराने, जो मेरे बैच के लोग हैं और उससे सीनियर लोग हैं, सब इतने मजे हुए एक्टर्स हैं कि अगर हम उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा कंटेंट, अच्छे से मुराद ये है कि जो हमारे पास फॉर्मूला काम हो रहा है उससे हट के कोई चीज करने को देंगे, तो वो करेंगे ना, तो वो दुनिया को देखेंगे कि वो क्या कर सकते हैं और हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। बट समबडी हैज टू टेक द लीड। तो बात वही है, जो पहले कूदेगा मैदान में, उसको थोड़ी सी मुश्किल तो आएगी, लेकिन फिर वो ट्रेंड बन जाएगा तो लोग फॉलो करेंगे। फेयर इनफ। तो तो मेरा जैनविन, भी बहुत ये दिल चाहता है कि मैं अपना यूट्यूब खोलूँ। हाँ, यूट्यूब चैनल अगर मैं अपना करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस तरह का कंटेंट करूँ, शॉर्ट फिल्म्स, ताकि लोग देखें कि हम लोग क्या कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है। हकीकत तो ऐसी है कि पाकिस्तानी कंटेंट अभी भी जो दुनिया में देखा जाता है उसकी काफी वैल्यू है, लोग देख के पसंद करते हैं और बोलती भी हैं कि उनका अपना एक चार्म है। लेकिन जब अगर हम कंटेंट पे बात करते हैं एज एन एक्टर, जब आप ये स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे होते हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और आप तो काफी समझे मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम पे चल भी रहे हैं, क्या आप कभी बैठ के बोलते हैं ब्रॉडकास्टर्स को या कंटेंट राइटर्स को कि यार ये वही हम्म, चीज है, कुछ चेंज करो, या आप बोलते हैं अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये डिमांड है मार्केट की? बिल्कुल बोलता हूँ मैं, और अक्सर वो बेशतर होता है, और जो हमारी अपर मैनेजमेंट है चैनल्स की भी, कंटेंट वालों से भी। लेकिन वो वही मैंने कहा ना कि मेरी बात हुई थी पिछले दिनों भी एक चैनल के हेड से, तो उन्होंने कहा कि यार, मैं, वो खुद कह रहे थे कि यार आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, मैं कोई हट के चीज करना चाहता हूँ, कोई मैं ऐसी चीज करना चाहता हूँ जो ना हुई हो यहाँ। दूसरे दिन देखा तो वो एक जो फॉर्मूला कंटेंट हमारा ड्रामा, उसकी रेटिंग्स बहुत आ रही है, तो वो फिर जी। हंस रहा था। वो कहने लगा कि यार देखो, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज करने जाऊं, लेकिन रेटिंग ही इसकी आ रही है। तो अब हमें चलाना पड़ेगा, और साथ में कुछ और नया क्रिएटिव कंटेंट जो है उस पर भी काम करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, आई थिंक नियर फ्यूचर थोड़ा थोड़ा काम लोगों ने प्राइवेटली शुरू किया है अपने यूट्यूब चैनल्स पे, और उसमें काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं लोग। तो वो जब देखेंगे ना लोग कि वो ट्रेंड बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, तो फिर उसमें मुझे लगता है काफी लोग आएंगे, और अभी भी हमें, मेरे ख्याल में 2 साल लग जाएंगे उस अच्छा। चेंज को फील करने में, उसको सही से समझने में। मुझे ये लगता है अभी 1.5 साल 2 साल लगेंगे। काम जरूर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि
लोगों ने शुरू कर दिया है अपने तौर पे, जो जिनका पैशन है, जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, वो इंडिविजुअली एफर्ट कर रहे हैं अपनी। सो इट्स जस्ट दैट कि वो पहले शुरू में लोग रिस्क लेते हैं और बाद में फिर लोग एडवांटेज लेने के लिए बहुत सारे कूद जाते हैं उस बिजनेस में। तो जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं लोग, वो उसका फायदा उनको होगा। चले एक प्रोफाइल बन रहा है ना, एक लाइब्रेरी बन रही है, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है आपको। तो ये बिल्कुल बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसको टाइम, हर चीज की एवोल्यूशन में टाइम होता है, और आई थिंक वहां पे भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग ऑन टू लिटिल बिट ऑफ बिल्कुल। एक्टिंग, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो होती हैं अक्सर, जो नोटिस किया जाता है कि टाइम पे पेमेंट्स होना है, पेमेंट ना मिलना, हम्म। अगर इस तरह की चीज होती है और अगर आपने कभी फेस की है, तो इसको किस तरह से फेस किया जाए और इसका सोल्यूशन क्या होगा, कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर लाइक यू? एक्टर्स को पेमेंट्स के इतने इश्यूज नहीं होते, अच्छा। क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो एक जी। बैरियर होता है बिटवीन द चैनल और एंड द एक्टर। तो ठीक। जो सफर करता है ना, वो प्रोड्यूसर करता है ठीक। बीच में, क्योंकि वो तय कर देता है जो पूरी टीम को प्रोजेक्ट की शूट खत्म हुई। बट बीच में जो प्रोड्यूसर है हमारे मुल्क में, उसको बहुत जो है ना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है अभी भी, प्राइवेट प्रोड्यूसर, बिकॉज मोस्टली चैनल्स के अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं। तो उनको जो है सॉफ्टवेयर की कोई कमी नहीं है, तो उन सबको मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर्स, तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो शौक से अपने काम करना चाहते हैं, और जिनको काम ही ये आता है, जो सालों से इस बिजनेस में है, उनको यही करना है, तो वो फिर उस चीज में आके फंस जाते हैं। वो इन्वेस्ट करते रहते हैं, करते रहते हैं। अच्छा, चंद साल पहले तक हमारे यहाँ सिस्टम बड़ा अच्छा था, और बहुत अच्छे तरीके से काम होता था, पेमेंट्स रुकती थी, लेकिन ऐसे नहीं होता था जो अब हाल हुआ है। और उसका जो है ना, अब जैसे कोविड सिचुएशन आ गई बीच में, और इस तरह की सिचुएशंस का एडवांटेज लेके भी बहुत सारे एडवर्टाइजर्स ने चैनल्स को शायद ना दिए हों पैसे, तो चैनल्स भी आगे से फिर हम्म। रोकते हैं, तो एक पूरा सिस्टम खराब हो गया। और वो पता नहीं कब सही होगा, और बहुत शदीद हम लोग सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से, प्रोड्यूसर सफ़र कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं। तो इसको जब तक मुझे यूं लगता है कि हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो ड्रामा प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, जब तक इसको इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक ये मसला सॉल्व होगा ही नहीं। इंडस्ट्री का स्टेटस मिलने का मतलब ये है कि हमारे पास बैंक गारंटीज इन्वॉल्व हो, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो जब इंडस्ट्री का स्टेटस मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बैंक के थ्रू हो, और बैंक के थ्रू जब होगा तो उसमें ये होगा कि भाई इतने अरसे तक पेमेंट नहीं हुई, तो बैंक गारंटी जो है वो इन्वॉल्व होगी। जब बैंक गारंटी इन्वॉल्व होगी तो पेमेंट्स टाइम पे होंगी, और एक इंडस्ट्री की तरह फिर ये सिस्टम चलेगा। अभी बिल्कुल लावारिस हैं। अगर इंडस्ट्री इसको बना दिया जाए तो ये रेवेन्यू भी बहुत जनरेट करके देगा, काम भी बहुत अच्छा होगा। मैं कई सालों से ये चीज़ बोलता हूँ, लेकिन जब तक हमारी गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेगी, या हम लोगों को प्रोड्यूसर्स को सीरियस नहीं लेगी, ये मसला चलता रहेगा। जब तक इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेहतरी आएगी इसमें। बुरा ही होता जाएगा, वर्स्ट होता जाएगा, होता जा रहा है। चले, ये तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक्टर्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनका उनका मसला हल हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसर्स एंड प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ तो बीइंग अ प्रोफेशनल प्रोड्यूसर, जी। जो आपने काफी टाइम से काम भी कर रहे हैं, एंड आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी एक्टिव वोकल वॉइस ऑफ द ट्रेड बॉडीज, जो हमारी ट्रेड बॉडीज चलती हैं। हम्म। तो जी। उससे अगर मैं पूछूं आपसे कि ये अगर हमारे वॉज एग्जिस्ट करते हैं, आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं है हमारी, हम हम्म। मतलब कि स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक तो आपने बोला गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है, लेकिन क्या अभी इस वक्त ये हमारी ट्रेड बॉडीज एंड यू एज अ प्रोड्यूसर, क्या इस तरह हम कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं, या अभी भी हम बिल्कुल ही काम से काम रख के बैठे हैं? नहीं, ट्रेड बॉडीज हमारी इंडिविजुअली अपने तौर पे बहुत एफर्ट करती हैं। ठीक। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, उसमें सही। लोग हैं, उसमें मोस्टली प्रोड्यूसर्स ही हैं, स्टेक होल्डर्स हैं सारे। वो लोग बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन वो इतना उसका इफेक्ट आ नहीं रहा जो अच्छा। आना चाहिए। उसकी वजह यही है कि बाय फोर्स तो आप नहीं कर सकते ना, चैनल से आप बाय फोर्स तो कोई चीज़ नहीं कर सही। सकते। तो जब तक पूरा साइकिल ठीक नहीं होगा, पीछे से एडवर्टाइजिंग वाले चैनल को पेमेंट टाइम पे ना करें, फिर चैनल आगे से वो, जब तक पूरा साइकिल और सिस्टम ठीक नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ये
और ये सिस्टम उसी वक्त ठीक होगा जब, जैसा मैंने कहा, जब बैंक गारंटीज इन्वॉल्व होगी, तभी मुझे लगता है, मुझे एक ही हल नजर आता है इसका, ताकि ये सेव हो इंडस्ट्री, अदरवाइज ये तबाह हो जाएगी। फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता ऑल्टरनेट रूट्स ढूंढ रहे हैं अब, तो जिसमें यूट्यूब का सहारा लेंगे लोग, किसी को बाहर उसी बेस पे काम मिल गया किसी इंटरनेशनल पोर्टल के ऊपर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अच्छा हमारा टैलेंट है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे राइटर्स हो, अभी भी हमारे जो अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, वो इंटरनेशनल चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, बाहर डिफरेंट चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, और वहां से उनको पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, और वो लोग हमारे टैलेंट को यूज कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम लोग अपने पास जो टैलेंटेड लोग हैं उनका फायदा उठाएं। तो हमारे जो एक्टर्स हैं अच्छे, वो भी कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में काम, हमारे अच्छे जो डायरेक्टर्स हैं वो भी बिजी हैं उन लोगों के साथ। तो वो जो इंटरनेशनल लोग हैं वो हमारे अच्छे टैलेंट का फायदा उठा रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपने उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे, और हम यही सब पेमेंट साइकिल की वजह से बहुत सारा सिस्टम खराब होता जा रहा है और वर्स्ट की तरफ जा रहा है। चले फेयर एनफ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक पूरा एक साइकिल चलती है, हर एक लेवल पे अगर हमारा डिले आएगा तो पूरी मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है। अब इसके अंदर आप बोल रहे हैं कि मजबूरन लोग अगर यूट्यूब की तरफ देखते हैं या बाहर देखते हैं, बिकॉज घर तो चलाना है, अर्निंग भी करनी है। गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि यार हमारा कंटेंट जो है वो बहुत क्रास है, और उसको जो है ना पेमरा आके अब बैन करना शुरू कर देती है। क्या आप इससे अग्री करते हैं कि इस तरह के हार्श मैकेनिज्म होने चाहिए पेमरा की तरफ से कि हम कंटेंट बैन कर दें? नहीं, मेरे ख्याल में ये ऐसा होना नहीं चाहिए। पेमरा का काम ये नहीं है कि कंटेंट जो है उसके ऊपर बैन लगाए या फिर गाइडलाइंस दे दे। पहले ही हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड फ्रेम के अंदर काम करते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके अंदर रह के आपको काम करना होता है। तो उसके लिए या तो पेमरा प्रोड्यूसर्स की हेल्प लें, या फिर कंटेंट टीम एक अलग से बनाई जाए, जो कि एक पूरी बॉडी हो ना जो उसको मॉनिटर करे। सिर्फ एक ड्रामे में एक सीन कोई ऐसा आ गया जिसकी बेस पे आप वो ड्रामा बैन कर दें, या वो कंटेंट चलता हुआ, एक करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है एक ड्रामे पे, एक प्रोड्यूसर ने की हुई, आप चलते हुए उसको रोक देंगे, तो वो तो आप नुकसान कर रहे हो। फिर ये तो लाइंस आपकी डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब कि आपने क्या डिफाइन किया हुआ और किस लाइन, एक अचानक से रूल बन जाना, तो मेरे नहीं ख्याल में इस तरह होना चाहिए। ऐसा हो अगर पेमरा इन्वॉल्व होती है तो फिर बाकायदा एक टीम बने, और उसमें कंटेंट सीनियर जो एडवाइजरी बोर्ड में हो उसकी, वो लोग फिर एक डायरेक्शन दें, रूल्स बनाएं, फिर उसके हिसाब से इंडस्ट्री चले। या फिर वो एक रूल सेट करें, बाउंड्री सेट करें, तब वो अचानक से चीज़ें बैन कर देना या बंद कर देना, सो आई थिंक वो ऐसा होना नहीं चाहिए। फेयर एनफ, ठीक है। तो अब इन कंपटीशन विद ऑल दीज थिंग्स, सेम टाइम पे अगर गवर्नमेंट बोलती है कि यार हम फॉरेन कंटेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं लोकल नेशनल चैनल्स पे, जिसकी वजह से काफी एम्फोसिस हमारे बाहर के आर्टिस्ट पे जा रहा है या उनको इंडक्शन मिल रही है, डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट इस टाइम पे जब हमारी इंडस्ट्री खुद स्टैब्लिश हो रही है? नहीं, बिल्कुल गलत अप्रोच है ये। और अब आप देखें, थोड़ी सी अनरेस्ट, एक फीलिंग जो है वो आ रही है लोगों में, एक्टर्स में, बिकॉज पहले इंडियन कंटेंट था। इंडियन कंटेंट इतना ज्यादा आता था कि वो हमारा जो लोकल, वो सेकंड हैंड कंटेंट है ना, वहां चला हुआ है और वहां सस्ते में आपको मिल जाता है, बिल्कुल मतलब कौड़ियों के भाव वो उठा के ले आते थे और उसको चलाते थे। तो वो सेकंड हैंड कंटेंट है, वो तो सस्ता ही मिलेगा। तो यहाँ जो इतने बड़ी इंडस्ट्री एंगेज हुई हुई है, वो सब लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, वो तो फिर आप अपनी इंडस्ट्री को खत्म करने वाली बात हुई ना। तो वो बाहर से जब कंटेंट आएगा और उनकी एपिसोड भी 1000 500 होती हैं, उसको और ब्रेक कर दिया जाता है यहाँ पर। तो वो एक मतलब सेकंड हैंड कंटेंट आप आधे से 3/4 प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है, आप वो सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि वो 3/4 प्राइस में मिल रहा है आपको, और आप अपने जो लोग हैं, अपनी इंडस्ट्री को आप सारा जॉबलेस कर दें। कितने लोग कनेक्टेड हैं, कितनी फैमिलीज इससे कनेक्टेड हैं। तो उससे हो, कहीं मैंने किसी मुल्क में नहीं देखा, किसी भी मुल्क में दुनिया में छोटे से छोटी जगह पे चले जाएं, उनकी
पास जो है ना अपने लैंग्वेज, अपना कंटेंट जो लोकल बनता है उसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। इंडिया में भी वो घुसने नहीं देते वो पाकिस्तानी कंटेंट को, उनको पता है कि पाकिस्तानी कंटेंट बहुत अच्छा है, मजबूत है, एक दफा आ गए तो फिर सारी मार्केट कैप्चर कर लेंगे। सो उनके अंदर एक नेशनल स्पिरिट, एक नेशनल, एक जो वो है ना आपस में एक एका है। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल गेन्स के ऊपर डिसीजंस बहुत सारे ले लिए जाते हैं। तो मुझे यूं लगता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है। पहले इंडियन से कंटेंट से वो जान छूटी थी, उसके बाद अब टर्किश कंटेंट पे बहुत सारे लोगों को एतराज है। जो व्यूअर है, देखने वाला, वो इस चीज को नहीं समझता, उसको तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना। वो ये कहता है भाई हमारी इंडस्ट्री को क्या तकलीफ है टर्किश कंटेंट से। तो वो समझाना हर एक को बड़ा मुश्किल काम है कि तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ ओवरऑल ये है कि हमारे कितने लोग जॉबलेस बैठे हुए हैं यहाँ, कितना काम है जो वो कर सकते हैं। तो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट उसके लिए करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी ग्रांट्स और इस तरह की चीजें करनी चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री ग्रो करें। हम कम पैसों में अच्छा कंटेंट बना के दें, या हम उससे भी अच्छा, अगर जिस तरह का कंटेंट, जो सेकेंड हैंड कंटेंट यहाँ आ रहा है, अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस देखी जाए, वो यहाँ दी जाए, तो उससे तो बहुत, हम लोग बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हम उससे भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि वो फॉरेन कंटेंट जब आता है तो वो यहाँ पर फॉलोइंग हो जाती है, फॉरेन एक्टर्स भी आते हैं, वो सब। सो वो एडवर्टाइजिंग का एक बहुत बड़ा चंक जो है वहाँ जा रहा होता है। तो ये भी एक मसला है, और वो काफी अरसे तक चलता है, और अब वो यहाँ पर भी अब चल रहा है आजकल। तो थोड़ा सा जो है ना वो, उससे नुकसान हमारी इंडस्ट्री को ओवरऑल होता है। इंडिविजुअली मुझे नुकसान नहीं हो रहा, कोई और जो कुछ लोग हैं उनको नहीं हो रहा, बट जनरली इंडस्ट्री के लिए इट्स नॉट गुड। फेयर इनफ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई एम ग्लैड आपकी तरफ से बहुत ही रीजनेबल जवाब आया। लोग नहीं समझ पाते क्योंकि वो लोग कंटेंट देख रहे हैं, उनको नहीं पता इसके रिpercussions क्या होंगे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। है, हमने भी देखा है, वो कंटेंट अच्छा लगता है जी। देखने में, एज अ व्यूअर आपको मजा आता है। हम्म। सो लेकिन उसकी जो उसका फॉल बैक या उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हमारे लिए लॉन्ग रन में अच्छे नहीं है। नहीं बस चलेंगे। लोगों को ये आप नहीं समझा सकते, जो इस फील्ड के नहीं है वो नहीं समझ नहीं सकते। समझेंगे। बिल्कुल ठीक है। टुवर्ड्स द एंड एजाज भाई रैप अप करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोविड का एक वेव तो आ गया था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, जो मतलब कि काफी लोग हिल गए थे। अब इशू ये हो रहा है कि एक सेकंड वेव का भी खदशा है जो ये वापस आ रहा है। अब आप एक्टर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं। अगर ये कोविड का वेव टू वापस राइज करता है और अगर हमें कुछ रेगुलराइज करना है सिस्टम में, तो आपकी तरफ से वो कौन से एडवाइसेस होगी जो बोलेंगे यार इस तरह से हम अवॉइड भी करें, सेफ भी रखें और एनवायरमेंट भी हेल्दी रखें? क्या प्रिकॉशंस आप लेना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर एक्टर? देखिए, हम तो अभी भी जो शूट्स कर रहे थे वो हम बहुत प्रिकॉशंस के साथ कर रहे थे, ठीक है। बहुत ज्यादा। जिस जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने काम किया है वो सब जो जितनी भी एसओपीज हैं उसको फॉलो कर रहे थे, प्रॉपर ठीक है। स्प्रेज, सैनिटाइजर्स, और हर इंसान अपना खुद ख्याल रखता है। कोई बीमार है तो वो बता देता है कि मैं बीमार हूँ, तो सही। उसको घर भेज दिया जाता है, चाहे वो एक्टर हो चाहे टेक्निकल क्रू में से हो। तो ये सबको थोड़ा सा अलर्ट रह के काम करना होता है। और अगर खुदा न खास्ता सेकेंड वेव आती है तो मुझे ये लगता है कि हम ना इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी, और ना एक्टर्स, ना जो जितने बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड हैं, तो उनको मुश्किल होगी। तो मुझे यूँ लगता है हमें काम नहीं रोकना चाहिए, ठीक क्योंकि है। मुझे अभी भी ये रियलाइज हुई है अब बात के, जब कोविड का लॉकडाउन का टाइम शुरू हुआ था तो उस वक्त हमें काम करते रहना चाहिए था, बल्कि रश कम था, कोई सब चीजें हम्म। बंद थी, सुकून से अपनी जगह को सफाई रख के और काम करते रहते। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी ठीक। आई एम रॉन्ग। ठीक। तो अभी भी मुझे लगता है कि उस चीज को करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो इंडस्ट्री है, टीवी चैनल्स हैं, वो उनको सॉफ्टवेयर मिलता रहे, और लोग घर पे बैठ के ज्यादा देख रहे होते हैं, वो चलती रहें चीजें, साइकिल चलता रहेगा तो सब चीजें चलती। उसी से एडवर्टाइजिंग कनेक्ट है, उसी से चैनल्स के रेवेन्यू कनेक्ट है, एक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के, जितने टेक्निकल क्रू है, सब चलता रहेगा सिस्टम उससे। तो बहुत एहतियात के साथ, डबल एहतियात के साथ, बेशक टाइमिंग्स कम कर लें, लेकिन काम स्लोली एंड ग्रेजुअली करते रहना चाहिए। बहुत जो सीन्स इस तरह के हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, या क्राउड चाहिए, या वो उसको रीराइट करवा लिया जाए एक्टर्स के, राइटर्स के साथ, और उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, या उसे छोड़ दिया जाए कि वो बाद में जब जरा हालात बेहतर हो जाए तब कर लेंगे।
फिर एक्चुअली यू राइट, कुछ अब तो मतलब कि बाहर की इंडस्ट्री भी इसी तरह काम कर रही है। हम लोग हेल्थ जो है वो उससे हमने पैम्फलेट बांट हाँ दिए, आपको पीपीई पहनना है, आपको मास्क पहनना है, और अगर आप बीमार है तो आप घर चले जाएं, जो ये और काम नहीं रोक हाँ सकते। हाँ। ठीक है। एजाज भाई, बिल्कुल थैंक ऐसे है। यू। इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन विथ यू। अब जाते जाते मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा कि क्योंकि ज्यादा तो इंडस्ट्री बेस्ड शो है मेरा, आई मीन ये हमारी ऑडियंस है, तो अगर कुछ भी एनी सॉर्ट ऑफ, एंड यू नो अपकमिंग टैलेंट भी बहुत सारा होता है, एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड ऑफ एडवाइस, पार्टिंग वर्ड्स फॉर द फ्रेटर्निटी, फॉर द इंडस्ट्री की आपके तरफ से एज अ रिनाउंड नेम एंड यू नो एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, तो जो इश्यूज हैं हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ फाइनल थॉट्स फ्रॉम योर एंड? बस मुझे लगता है हर इंडिविजुअल को, जो चाहे वो एक्टर है चाहे प्रोड्यूसर है, अपनी तरफ से एफर्ट करते रहनी चाहिए बेटरमेंट के लिए। ठीक। अपना इनपुट जरूर देना चाहिए, जो आपको सही लगता है, जिससे बेहतर होगी इंडस्ट्री। वो हमें, चाहे हम एज एन एक्टर दे रहे हैं, चाहे हम एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, हमें अपनी कंट्रीब्यूशन जरूर करनी है। क्योंकि हम लोग मोस्टली होता यह है कि दूसरे को देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है, और वो अगर सक्सेसफुल है तो मैं भी वो चीज़ करूं। आप अपनी तौर पे जो आपको सही लगता है, आप एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हमेशा रखें, अपने काम पे फोकस रखें। बहुत सारे लोगों का फोकस हिल जाता है बिकॉज डिस्ट्रैक्शन की आजकल बहुत चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। सो हमेशा नेगेटिविटी को क्या आगे बैरियर रखना चाहिए, उसको फिल्टर करते रहना चाहिए। क्योंकि जब नेगेटिविटी आती है और किसी शख्स ने आपको नुकसान पहुंचाया है, चाहे पास्ट में चाहे प्रेजेंट में, तो उसने तो अपना काम कर दिया। अगर आप ये सोचते रहेंगे उसने आपके साथ बुरा किया, तो उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी आगे कर रहा है जो भी कर रहा है। स्ट्रेस सारा आप ले रहे हैं, आपको वो सोच के जो है ना, आप अपने ऊपर स्ट्रेस ले रहे हो, फिर स्ट्रेस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। तो वो एक बैरियर रखना बहुत ज़रूरी है बीच में, ताकि आप जो नेगेटिव चीज़ आ रही है वो फिल्टर होके चली जाए। तो इस तरह की सोच हमें रखनी है ओवरऑल हर चीज़ में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड ऑन दैट नोट, आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ टॉकिंग टू एजाज असलम इन टेक टू सीरीज ऑफ बिहाइंड द कर्टन। एजाज भाई, थैंक यू सो मच। आप बहुत मसरूफ हैं, आपके सारे ड्रामे थैंक की यू। रेटिंग्स भी टॉप पे जा रही है। आई एम फॉलोइंग यू वेरी वेरी क्यूरियसली, एंड इंशाल्लाह वंस आई एम बैक आई थैंक यू। डेफिनेटली मीट यू। अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज बी सेफ एट कोविड टाइम। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई होप यू एंजॉय द हाँ, सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। हाफिज।